Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Mahatma Jyotiba Phule. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Indian history point of view. तो सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कल का दिन यानी कि 11th अप्रैल was birth anniversary of social reformer महात्मा ज्योतिराव फूले जी। उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको ट्रिब्यूट ऑफर किया। तो देखते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में। ही वॉज बॉर्न इन 1827, लिव्ड टिल 1890, बॉर्न ऑन 11th अप्रैल 1827 इन पुणे, जो मॉडर्न डे पुणे के आसपास में उनका जन्म हुआ था। इन बिलोंग टू माली कास्ट, तो सो कॉल्ड लोअर कास्ट में उनका जन्म हुआ था, इसलिए बचपन से ही उनको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। तो ही हैज फॉट रिलेंटलेसली अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। साथ ही साथ अलोंग विथ हिज वाइफ उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी के अगेंस्ट भी लड़ाई की पूरे लाइफ टाइम, एंड ही ट्राई टू एड्रेस दीज टू मेजर सोशल इविल्स, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी। And despite societal barriers, because he was from so-called lower caste, उन्होंने education pursue किया। He got exposed to some progressive Western ideas also, जिसने उनकी reformist vision को shape किया। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है ज्योतिबा फुले जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में, उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया था इन 1873। इट कैन बी ऑल्सो नोन एज सोसाइटी ऑफ द ट्रूथ सीकर्स। इस सत्य शोधक समाज में हर वर्ग के लोगों को अलाउ किया गया टू पार्टिसिपेट, स्पेशली पीपल बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड लोअर कास्ट कम्युनिटी, ताकि यहाँ पे बियॉन्ड कास्ट एंड क्रीड राइज करके ह्यूमैनिटी पे एंड हायर वैल्यूज पे चर्चा की जा सके। दूसरा, ही वॉज हाईली क्रिटिक ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी। तो जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था जो कास्ट बेस्ड ट्रेडिशन को स्ट्रेंथन करता था, ही वॉज स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ सच अप्रोच। उनके अगर लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की जाए, जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है गुलामगिरी या स्लेवरी। गुलामगिरी की बात की जाए तो मराठी में लिखी गई है, एंड इट ड्रॉज पैरेललिटी बिटवीन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन द यूएस एंड कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो अमेरिका के अंदर जो एबोलिशनिस्ट लोग थे, जो स्लेवरी को एबॉलिश करना चाहते थे, दे अप्रिसिएटेड द वर्क ऑफ महात्मा ज्योतिराव फूले जी अ लॉट। उन्होंने गुलामगिरी बुक को एक तरीके से ग्लोबल स्टेज पे प्रमोट किया। उसके अलावा उनकी एक दूसरी बुक है शेतकार्याचा आसूड। इट मीन्स इन इंग्लिश कल्टिवेटर्स विप। इट हाईलाइटेड द फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन बाय अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स। अब बात करते हैं ज्योतिबा फूले जी की वाइफ सावित्री बाई फूले की। She is considered to be the first generation modern feminist. She became the first female teacher in India in 1848 and opened a school for girls along with her husband Jyotiba Phule. And her colleague was Savitri Bai Phule की colleague थी फातिमा शेख जी. She was also an Indian educator. She can also be considered as first generation modern feminist. And इनके लिए एक और बात कही जाती है कि she is considered as first Muslim woman teacher of modern India. तो कहीं विमेन जो फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट की अगर आप बात लिखें, प्रोग्रेसिव विमेन हु हैव शेप्ड मॉडर्न इंडिया, अभी हम लोग राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले जी के बारे में तो जानते हैं, बट विमेन हु हैव शेप्ड मॉडर्न इंडिया, हु हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग मॉडर्न इंडिया, उसमें कम से कम ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं जब आप मेंस के आंसर लिख रहे हो तो, सावित्री बाई फुले एंड फातिमा शेख। सावित्री बाई फुले जी का एक कोट भी देख लेते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में। अ वुमन विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ बनियन ट्री विदाउट रूट्स और लीव्स। तो सी बिलीव कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। उसके बिना तो सी कुड बी फ्लोन अवे इन एनी डायरेक्शन। तो एजुकेशन प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग रूट्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है महात्मा ज्योतिबा फूले जी के बारे में कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताइए और उस कॉन्ट्रीब्यूशन का रेलेवेंस इन कॉन्टेम्पोररी इंडिया क्या है वो बताइए। तो भारत
जो मॉडर्न टाइम में भारत है, जिसमें कास्ट बेस्ड इविल्स तो अभी भी हैं, जेंडर इनइक्वालिटी तो अभी भी हैं, बट काफ़ी हद तक ये कम हो गए हैं। इसके पीछे इन ग्रेट रिफॉर्मर्स का कंट्रीब्यूशन है, उसमें से एक नाम ज्योतिबा फूले है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्स्ट्राडिशन ऑफ तहव्वुर राना, इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है एक्स्ट्राडिशन, पहले वो समझते हैं। तो एक्स्ट्राडिशन इज अ फॉर्मल प्रोसेस जिसमें एक देश के अंदर अगर किसी इंसान ने कुछ क्राइम किया है और वो भाग करके दूसरे देश में चला जाता है, जैसे भारत में किसी ने क्राइम किया और वो अमेरिका में रह रहा है, तो अब भारत के जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत उस इंसान को लाया जाए, ट्रायल पे रखा जाए। इसके लिए उस इंसान को पहले भारत लाया जाना होगा फ्रॉम अमेरिका। तो जिस प्रोसेस के थ्रू उस इंसान को अमेरिका से भारत लाया जाएगा, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस। As I told you, it is required for prosecution or punishment for crimes committed in the requesting country's jurisdiction. बट ये एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस होने के लिए, एक देश से दूसरे देश में एक क्रिमिनल को ले जाए जाने के लिए, या एटलीस्ट कन्विक्ट को कह सकते हैं, क्योंकि जब ट्रायल में रखा जाएगा तब तो पता चलेगा कि वो क्रिमिनल है कि नहीं, ले जाए जाने के लिए दो देशों के बीच में पहले से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी होगी। देयर हैज टू हैव एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इन एडवांस बिटवीन द टू कंट्रीज। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होता है? विच सेट्स अ टेम्पलेट between the two countries in advance that will be followed by the two governments in order to move fugitives from one country to another in order to bring those fugitives to the justice. भारत का कई सारे देशों के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम। तो अगर हमारे देश में कोई क्राइम करके इन किसी भी देश में जाता है, तो as per the templates of this extradition treaty with these respective governments we can bring back that fugitive to India. फ्यूजिटिव मतलब होता है कोई आदमी क्राइम करके एक देश से दूसरे देश में चला जाए, जुरिडिक्शन को अवॉइड करने, जुरिडिक्शन चेंज कर ले ताकि उसके अगेंस्ट ट्रायल ना हो पाए। तो ऐसे लोगों का आ जाता है फ्यूजिटिव। हिंदी में कहें सिंपल तो भगौरा, भाग गया किसी दूसरे देश में। अब नाउ विथ अमेरिका ऑल्सो वी आर हैविंग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, और उसी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का इस्तेमाल करके अब भारत ने इस इंसान को, तहव्वुर हुसैन राना को, भारत में लाया है। ये तहव्वुर हुसैन राना, ही इज अक्यूज्ड इन 2008 मुंबई टेरर अटैक, और पाकिस्तानी ओरिजिन का है बट कैनेडियन बिजनेसमैन। उसको लाया गया है अमेरिका से भारत में। ही वाज एक्स्ट्राडिटेड फ्रॉम यूएस टू इंडिया, और माना जाता है कि ये दो लोग, एक है डेविड हेडले, इसने मदद की थी लश्कर, इसने मदद की थी, लेट्स से इट वंस अगेन, दिस तहव्वुर राना helped David Headley, who had surveyed the sites of Mumbai for Lashkar-e-Toiba terrorists who attacked 26/11 इन इंडिया। तो 2008 में 26 नवंबर को जो अटैक हुआ था, उसमें इन दोनों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया था। ये डेविड हेडले, इसने पूरा रेकी किया था, सर्वे किया था, और उसको सपोर्ट किया था तहव्वुर राना को। तहव्वुर राना को हम लोग एक्सट्रेडिशन करके ले आए हैं, अब उसको यहाँ पे ट्रायल पे रखा जाएगा। NIA इंटेरोगेट्स राना। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about biomass mission, important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो क्या है बायोमास मिशन? इससे रिलेटेड सबसे पहले करंट न्यूज देखते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने फैसला किया है कि वो लॉन्च करेंगी बायोमास मिशन। बायोमास मिशन का काम क्या होगा? बायोमास मिशन का काम होगा अर्थ के ऊपर फॉरेस्ट का सर्वे करना, देखना कि कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट कितना डेंस है, कितना फॉरेस्ट है एरिया वाइज, एंड डेंस कितना है। इन दोनों चीजों को सर्वे करेगा ये बायोमास मिशन। तो साथ ही साथ ये भी देखेगा कि कहाँ कहाँ के फॉरेस्ट ने कितना कार्बन एब्जॉर्ब किया हुआ है। इट विल ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी कि द कार्बन चेंज इन द फॉरेस्ट वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। इससे साथ ही साथ यानी कि इनडायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का कितना इमिशन हो रहा है। सो कार्बन साइकिल ऑफ द फॉरेस्ट को स्टडी किया जाएगा कि फॉरेस्ट ने कितना कार्बन अपने अंदर स्टोर किया हुआ है। सो एनी चेंज इन दैट साइकिल या एनी चेंज इन दैट स्टोरेज विल ऑल्सो गिव अस एन आइडिया कि वेदर द ग्रीन हाउस गैस इमिशन हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बायोमास मिशन है, इट इज 7th मिशन अंडर यूरोपियन स्पेस एजेंसीज अर्थ एक्सप्लोरर सीरीज। तो अर्थ को अलग अलग एस्पेक्ट से एक्सप्लोर करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक सीरीज लॉन्च की है, सीरीज ऑफ मिशंस, जिसका नाम ही है अर्थ एक्सप्लोरर सीरीज।
तो अर्थ को अलग अलग डायमेंशन से एक्सप्लोर करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अर्थ एक्सप्लोरर सीरीज में 7th मिशन है ये बायोमास मिशन। इस अर्थ एक्सप्लोरर सीरीज में पहले और भी इंपॉर्टेंट मिशंस भेजे जा चुके हैं, जैसे गॉसे मिशन भेजा गया था, दैट वाज फंक्शनल फ्रॉम 2009 to 13। इट वर्कड इन मेजरिंग दैट अर्थ्स ग्रेविटी फील्ड एंड ओशनिक सर्कुलेशन। अर्थ केयर भेजा गया था 2024 में टू स्टडी रेडिएटिव बैलेंस एंड एरोसोल क्लाउड इंटरैक्शन। तो जो सन से आने वाले रेडिएशंस हैं और फिर वो एरोसोल जो एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं क्लाउड के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनको स्टडी किया कि कितने सन के रेडिएशन जो हैं वो वहाँ से डिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, कितना जो है वो एरोसोल को इम्पैक्ट करता है ताकि उसके अराउंड क्लाउड बन पाए। तो उसके लिए जो अर्थ एक्सप्लोरर सीरीज का एक मिशन था, इसका नाम था अर्थ केयर। गोसे मिशन अर्थ ग्रेविटी के लिए, और अब भेजा गया है अर्थ बायोमास मिशन। भेजा गया नहीं है अभी, 29 अप्रैल को भेजा जाएगा बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। द न्यूज इज दैट इट इज प्रिपेयरिंग। ये जो अर्थ बायोमास मिशन होगा, इट will be placed in sun synchronous orbit SSO around height of about altitude of about 666 kilometer, and it will launched from Vega C rocket from Kourou that is in French Guiana। तो ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है प्रिंस पर्सपेक्टिव से कि ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होगा। तो थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता क्या है। देखिए, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज नियर पोलर ऑर्बिट, मतलब ये जैसे हमारा नॉर्थ साउथ पोल है, एग्जैक्टली पोलर ऑर्बिट तो नहीं, लेकिन पोलर ऑर्बिट के अराउंड, जैसे ये नॉर्थ और साउथ के अराउंड अगर कोई ऑर्बिट होता है उसको हम लोग कहते हैं पोलर ऑर्बिट। इस पोलर ऑर्बिट के अराउंड ही होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो एग्जैक्टली पोलर ऑर्बिट नहीं, बट नियर पोलर ऑर्बिट होता है। और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का फायदा क्या होता है कि उसमें जब हम किसी सैटेलाइट को प्लेस करते हैं तो उसका रिलेटिव पोजीशन बिटवीन अर्थ एंड सन बड़ा यूनिक हो जाता है। कैसे यूनिकनेस रहता है? देखिए, द सैटेलाइट विल पास ओवर एनी गिवन पॉइंट ऑफ द प्लैनेट सरफेस एट द सेम लोकल मीन सोलर टाइम। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि ये सैटेलाइट गुवाहाटी के ऊपर से 8 बजे सुबह क्रॉस करता है, तो हर दिन 8 बजे ही क्रॉस करेगा। चेन्नई के ऊपर ये दिन के 12 बजे से क्रॉस करता है, तो हर दिन के 12 बजे ही क्रॉस करेगा। तो सैटेलाइट व्हेन पुट इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट passes over any given point of the planet's surface at the same local mean solar time। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर ये सैटेलाइट अपने आप को प्लेस करता रहता है। तो अब एग्जैक्टली कैसे होता है इसको थोड़ा विजुअलाइज कर पाना कठिन है, बट द आइडिया इज कि इफ अ सैटेलाइट इज पुट इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इट विल हैव अ वेरी स्पेसिफिक रिलेटिव पोजीशनिंग बिटवीन अर्थ एंड सन। तो इट विल क्रॉस ओवर अ वन पर्टिकुलर लोकेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट विल रिमेन सेम throughout the life of this satellite, which is placed in SSO। So this biomass mission is going to be placed in sun synchronous orbit। अब biomass mission का significance क्या है, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चीजें इस्तेमाल की गई हैं? तो इसमें ई बैंड की सिंथेटिक अपर्चर रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। ई बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी वाला ये पहला टेक्नोलॉजी है, पहला सैटेलाइट है इनफैक्ट, which will offer us forest biomass data। तो it will be first satellite to use E-band SAR technology, synthetic aperture radar technology। इससे होगा क्या, ये P band SAR टेक्नोलॉजी से होगा क्या? It will be capable of penetrating forest canopies and measure the carbon storage industry। देखिए, कौन सा फॉरेस्ट कितना डेंस है, किसमें कितना कार्बन स्टोरेज है, ये मेजर करना इतना आसान नहीं है। फॉरेस्ट एरिया कितना है वो तो सर्वेइंग या मैपिंग से कर सकता है कोई भी सैटेलाइट, लेकिन फॉरेस्ट एरिया के अलावा ये भी देखे कि कहाँ पे डेंस है, कहाँ पे कैनोपी जो है वो स्कार्स्ड है, यानी कितना डेंस नहीं है, स्पार्स कहते हैं इसको। तो वो मेजर करने के लिए यू नीड टू हैव ए स्पेशल टेक्नोलॉजी, और वही टेक्नोलॉजी है पी बैंड SAR टेक्नोलॉजी, पी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी। इट इज कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग फॉरेस्ट कैनोपीज एंड मेजर कार्बन स्टोरेज इन ट्री। तो इट विल ऑफर अस डेटा विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट बायोमास, एंड इट इज फर्स्ट such satellite to have this technology, P band SAR technology।
12 मीटर का एंटीना लगा इसके ऊपर इस तरीके का। 3D इमेज हमें प्रोवाइड करेगा ऑफ फॉरेस्ट, कैनोपी फ्रॉम द रूट्स एंड ऑल। ओवरऑल जो यूनाइटेड नेशन का रेड प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन रेड प्रोग्राम एम्स एट अफॉरेस्टेशन, यानी कि ज्यादा ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ाने पे फोकस कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशन का जो रेड प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करेगा, उसके लिए क्रेडिबल डेटा प्रोवाइड करेगा बायोमास मिशन। UN रेड प्रोग्राम इज ऑलरेडी रनिंग विच एम्स एट अफॉरेस्टेशन, यानी कि इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड बायोमास मिशन विल प्रोवाइड क्रेडिबल डेटा फॉर यूनाइटेड नेशंस रेड प्रोग्राम। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्लू वॉशिंग, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है ब्लू वॉशिंग? ये एक तरीके का मार्केटिंग टैक्टिक है जिसकी मदद से एक कंपनी अपने आप को दिखाना चाहती है कि वो बहुत ही सोशली रेस्पॉन्सिबल कंपनी है और बहुत ही एथिकल बिजनेस कर रही है। तो इस एक्टिविटी को कह दिया जाता है ब्लू वॉशिंग। ब्लू वॉशिंग हाल फिलहाल में न्यूज में आया। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है डाउन टू अर्थ में, इंपॉर्टेंट रेप्यूटेड जर्नल है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। ये कहता है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हाल फिलहाल में एक नई कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज रिलीज की है, ब्लू कैटेगरी। ये हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा भी था, विच फॉल्स अंडर एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज। बट इसने क्रिटिसाइज किया है कि ये असल में ब्लू वॉशिंग है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको रखा गया है ब्लू कैटेगरी में, दीज आर एसेंशियली इन्वायरमेंट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, तो दे आर रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज। अब उनको ऐसे रखा गया है ब्लू कैटेगरी में जैसे ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो एथिकल बिजनेस कर रहे हैं एंड ऑल। द न्यूज इज लेस इंपॉर्टेंट। वो ब्लू कैटेगरी वाला न्यूज हम लोग अलग से देख चुके हैं, ये न्यूज कम इंपॉर्टेंट है। बट इंपॉर्टेंट ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू वॉशिंग, कि जब कोई कंपनी अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करे कि वो काफी रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिजनेस करते हैं, एथिकल बिजनेस करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबल हैं, बट इन रियलिटी इफ दे आर नॉट, तो फिर इस केस में कहा जाएगा कि वो कंपनी क्या कर रही है, ब्लू वॉशिंग प्रैक्टिस कर रही है। इससे मिलते जुलते टर्म हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे ग्रीन वॉशिंग। जब कोई कंपनी ऐसे बिहेव करे जैसे कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच प्रैक्टिस करती है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो कंपनी ग्रीन वॉशिंग कर रही है। अगर सच में इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच को ना फॉलो करे, बस मिसलीडिंग क्लेम्स करे, तो फिर कहा जाएगा कि द कंपनी इज रिजॉर्टिंग टू ग्रीन वॉशिंग, कि बस कुछ नहीं किया, डब्बे को ग्रीन कलर का कर दिया, बोला वी आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली सपोर्टर एंड ऑल, एंड इन रियलिटी यू आर डूइंग नथिंग इन दैट लाइन, देन इट विल बी सेड दैट यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रीन वॉशिंग। ऐसा ही मिलता जुलता टर्म है पिंक वॉशिंग। पिंक वॉशिंग के अंतर्गत एक कंपनी ऐसे अपने आप को प्रोजेक्ट करती है कि इट स्टैंड्स फॉर LGBT कम्युनिटी राइट्स, इट इज वर्किंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ LGBT एम्प्लॉयज। या फिर पिंक वॉशिंग का एक और मतलब होता है कि कंपनी अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करे कि द कंपनी स्टैंड्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, बट रियलिटी में ऐसे प्रोडक्ट बेच रही है जिससे कैंसर होता हो, बट अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करिए कि वी स्टैंड फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड ऑल्सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज नोन एज पिंक वॉशिंग, वेयर यू आर मिसलीडिंग पीपल। ये जितने भी वॉशिंग है सिंपली मीन्स यू आर मिसलीडिंग पीपल टू थिंक अदरवाइज, यू आर डूइंग समथिंग एल्स इन रियलिटी, बट यू मेक पीपल बिलीव दैट यू आर डूइंग समथिंग नोबल वर्क। AI वॉशिंग, जहां पे एक कंपनी अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करती है कि उसके प्रोडक्ट जो हैं AI टूल बेस्ड हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड हैं, तो इस एक्टिविटी को कहा जाएगा AI वॉशिंग। मिसलीडिंग प्रैक्टिस वेयर कंपनीज एग्जैजरेट और फॉल्सली क्लेम दैट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज आर AI बेस्ड, एडवांस्ड, इनोवेटिव, बट इन रियलिटी दे आर नॉट। अब ब्लू वॉशिंग के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें ब्लू वॉशिंग और ग्रीन वॉशिंग दोनों का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें ये तीसरा स्टेटमेंट को लेकर के कुछ लोगों को डाउट हो रहा था कि सर आपने तो कहा था 435, पर देखिए ना ओवर 435 लिखा है ना, ओवर 400 लिखा है ना, तो ओवर 400 का मतलब हो गया 435। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नन ऑफ देम वेयर इन द अचीवर्स कैटेगरी ना, 0 ग्राम पंचायत वेयर इन द अचीवर कैटेगरी, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 3D टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सेकंड स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत है, तो सिंपल प्रश्न माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका कोई इस्तेमाल एरोस्पेस में या मेडिकल इंडस्ट्री में नहीं है, मेडिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी, तो द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज एक्सेप्टेड इट, yes, because it is 100th anniversary of quantum mechanics, that is true, and this celebration will be led by UNESCO, that is also true.
That's all from our side for today. Thanks for watching.